नमस्कार। भारतीय राजनीति में अगर सौदेबाजी की बात की जाए और पिछले कुछ दशकों का अगर ठीक से आकलन किया जाए तो दो ऐसे नेता हैं भारतीय राजनीति में जो कि अपनी राजनीतिक सौदेबाजी, अपनी राजनीतिक समझ और अपने राजनीतिक गुणाभाग के लिए काफ़ी विख्यात हैं। इन दो नेताओं में पहला नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है और दूसरा नाम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का है। आज मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से नीतीश कुमार के बारे में और उनकी जो राजनीतिक जोड़ तोड़ रही है, उनकी जो राजनीतिक समझ है, सत्ता में बने रहने के लिए उनकी जो राजनीतिक पैंतरेबाजी रही है और किस तरह से राजनीतिक पैंतरेबाजी के साथ साथ गुड गवर्नेंस वाली एक इमेज बनाकर बिहार की जनता के दिलो दिमाग पर लगभग 20 साल से वे काबिज हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। और मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि नीतीश कुमार को पॉलिटिकली, चाहे वो दिल्ली की मीडिया हो या बिहार की मीडिया हो या दिल्ली और बिहार के अलावा देश के अलग अलग राज्यों की मीडिया हो या राजनेता हो, चाहे जो भी आलोचना करें, लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से या प्रिसाइजली बात करें तो लगभग 15 साल से लगातार बिहार की सत्ता में है और देश की दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को अपनी सुविधानुसार, अपने कन्वीनियंस से, अपनी टाइमिंग से इस्तेमाल करते रहे हैं और जब उनका राजनीतिक लक्ष्य पूरा हो जाता है तो उसको गच्चा देते रहे हैं। और इसके अलावा बिहार की भी, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या बाकी छोटी छोटी पार्टियां हों, उन पार्टियों का भी इस्तेमाल अपनी सुविधानुसार, अपनी टाइमिंग से, जिस बखूबी से नीतीश कुमार करते रहे हैं, देश में शायद ही कोई ऐसा नेता है जो इतने लंबे समय तक अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को अपने सुविधा अनुसार दोस्त बनाता रहा है और जब अपना लक्ष्य पूरा हो गया तो उनको फिर दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंकता रहा है। इसलिए नीतीश कुमार की पर्सनालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। नीतीश कुमार की जो गुड गवर्नेंस की इमेज है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में 2025 में फिर विधानसभा का चुनाव होने वाला है और तरह तरह के अटकलबाजी फिर चल रही है। जो नीतीश कुमार के वेलविशर हैं, जो उनके सिंपैथाइजर हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, उनका कहना है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही मिलकर लड़ेंगे। लेकिन जो उनके विरोधी हैं उनका कहना है कि 2025 के पहले नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे और वे अपने टाइमिंग, अपने कैलकुलेशन से एक बार फिर बीजेपी को गच्चा दे सकते। अभी तो वक्त बताएगा, लेकिन आज हम उनके द्वारा जो हाल में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा। नीतीश कुमार की सरकार ने इधर हाल के कुछ हफ्तों में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पहला फैसला है कि बिहार में भूमि सर्वे कराया जाएगा। भूमि सर्वे क्या है? हम सब ने इतिहास में पढ़ा है कि शेर शाह सूरी ने लैंड रिकॉर्ड बनाने के लिए देश में पहली बार एक परमानेंट सेटलमेंट के नाम से योजना लागू की थी जब वो भारत के राजा था। उस योजना को इस्तमरारी बंदोबस्त कहा गया था और इतिहास में इस बात की जानकारी है कि पहली बार लैंड रिकॉर्ड को एक चुस्त दुरुस्त बनाने की कोशिश शेर शाह सूरी के टाइम में हुई थी। उसके बाद बहुत सारे शासक आए और चले गए। उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया, फिर भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद से लगातार जो एक बात को लेकर सबसे ज़्यादा डिमांड होती रही है देश के अलग अलग राज्यों में, वह मुद्दा था लैंड रिफॉर्म का। और जब आज़ादी के बाद देश के अलग अलग राज्यों में नक्सलवादी मूवमेंट शुरू हुए, आतंकी घटनाएं बढ़ने लगीं, तो उनके कारणों का जब विवेचना की गई, उसकी जो समीक्षा की गई,
तो उसमें अन्य महत्वपूर्ण कारणों के अलावा एक लैंड रिफॉर्म का भी मुद्दा था और माना गया था कि लैंड रिफॉर्म न होने की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में, देश के अलग अलग हिस्सों में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुए थे। जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। कई ऐसे उन्होंने शासनादेश जारी किया जिसमें उन्होंने कोशिश की कि बिहार में जो लैंड रिफॉर्म का मुद्दा था उसको गति दिया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी निस्तारित किया जाए। पंचायती राज कानून को भी अगर देश के किसी राज्य ने ठीक ढंग से लागू किया और बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू किया तो नीतीश कुमार ने लागू किया। वहाँ का मुखिया सिस्टम या जिसको हम ग्राम प्रधान कहते हैं, देश के बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ही प्रभावी, बहुत ही बेहतर तरीके से नीतीश ने लागू किया। नीतीश का सबसे ऐतिहासिक फैसला जब वो आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे तो जाति जनगणना का, नीतीश की सरकार ने जाति जनगणना करा के देश की सरकार के सामने एक कड़ी चुनौती पेश कर दी थी। और शायद यही कारण है कि आज तक जाति जनगणना का मुद्दा एनडीए की सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बना हुआ है। और इंडिया अलायंस के लगभग सभी दल जाति जनगणना की मांग को लेके मौजूदा केंद्र की सरकार को घेरने की कोशिश करते रहते हैं। लोकसभा के चुनाव में भी जाति जनगणना का मुद्दा बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभरा था। लेकिन इसकी शुरुआत, इसका क्रेडिट अगर किसी को देना चाहिए तो आज़ाद मुल्क में नीतीश कुमार को देना चाहिए। आज़ादी के पहले छत्रपति साहू जी महाराज और दक्षिण भारत के तमाम समाज सुधारकों और राजाओं ने इस तरह की व्यवस्था लागू करने की कोशिश की थी, जाति जनगणना कराकर। लेकिन आज़ाद मुल्क में इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है। आज फिर वो बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ रहते हुए बीजेपी के तमाम कोर इशूज पर, चाहे वो सीएए और एनआरसी का मामला हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो या मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मामला हो, नीतीश कुमार बहुत ही समझदारी और बहुत ही खूबसूरती से अपने को विवादों से बचाने में कामयाब रहते हैं। अब हम उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि अभी उन्होंने जो 2 निर्णय लिए हैं बिहार में, उसका कितना दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा बिहार की राजनीति पर और देश की राजनीति पर। नीतीश कुमार की सरकार ने पहला निर्णय लिया है कि पूरे बिहार में भूमि सर्वे कराया जाएगा और लैंड की पैमाइश करा के किस भूभाग का, किस भूखंड का असली वारिस कौन है, उसका असली मालिक कौन है, इसका एक डिटेल लेखा जोखा ब्यौरा तैयार किया जाएगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। अगर ये ठीक तरीके से लागू हो गया पूरे बिहार में और ये सर्वे के बाद जो लैंड रिकॉर्ड बिहार में बना लिया गया तो हम ये कह सकते हैं कि बिहार में जो कानून व्यवस्था के तमाम ऐसे मामले हैं, जो राजस्व विवाद के लाखों की तादाद में ऐसे मामले हैं जो अदालतों से लेके पुलिस थानों और शासन प्रशासन में लंबित हैं, उससे काफ़ी हद तक निजात मिल सकता है। और जो शासन प्रशासन पर एक अनावश्यक बोझ दिखाई देता है, जनता की भीड़ जो अपना फरियाद लेके तहसील से लेके और मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री आवास के बाहर दिखाई देती है और मंत्रियों के घरों और कार्यालयों के बाहर दिखाई देती है, उस जनता की तादाद और भीड़ में भी कमी आ सकती। तो इस तरह से नीतीश कुमार का यह जो फैसला है अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। और जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने बिहार में जाति जनगणना कराकर उसका आंकड़ा सार्वजनिक किया था, उम्मीद है कि 20 अगस्त से जो भूमि सर्वे या भूमि पैमाइश की शुरुआत होने जा रही है पूरे बिहार में, यह अभियान भी सफलता के साथ अपने अंजाम तक पहुंचेगा। नीतीश कुमार का दूसरा जो ऐतिहासिक निर्णय है वह मंदिरों और मठों का सर्वे कराना है। बिहार में आज की तारीख में कितने मंदिर और मठ हैं उसका बाकायदे रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर उनकी अचल संपत्ति का ब्यौरा जुटाना और
रजिस्ट्रेशन से लेके उस अचल संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा करके जिलाधिकारियों के माध्यम से धर्मार्थ विभाग के पास भेजवाने का जो फैसला है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। हम सब जानते हैं कि मंदिरों और मठों में संपत्ति विवाद को लेके देश के अलग अलग राज्यों में हर साल सैकड़ों की तादाद में हत्याएं होती रहती। हम सब जानते हैं कि मंदिर और मठों पर कब्जे को लेके तमाम दागी और अपराधी छवि के लोग पीछे से एक दूसरे के खिलाफ आपराधिक मामलों को अंजाम देते रहते। नीतीश सरकार का यह फैसला इस तरह के असामाजिक तत्वों को काबू करने में भी मददगार साबित हो सकता है और इसके साथ ही मंदिरों और मठों के पास जो करोड़ों अरबों की अचल संपत्तियां हैं, उसका ब्यौरा तैयार करके धर्मार्थ कार्य विभाग के पास इकट्ठा हो जाने के बाद सरकार की जानकारी में रहेगा कि किस मंदिर और किस मठ के पास कितना संपत्ति है और उस संपत्ति का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जा रहा है। नीतीश सरकार के जो विरोधी हैं, उनका कहना है कि मंदिर और मठों का सर्वे कराना, उनकी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाना, ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। नीतीश की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही है। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने यह सर्वे कराने का निर्णय लिया। उनको पता है कि इसके राजनीतिक खतरे क्या हो सकते हैं और इसके राजनीतिक नफा नुकसान क्या हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो चीज़ तय कर लेते हैं उसको करने में कभी पीछे नहीं हटते। वैसे तो उत्तराखंड की सरकार ने भी कुछ साल पहले देवस्थानम बोर्ड बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन देवस्थानम बोर्ड बनने के साथ ही पूरे उत्तराखंड के पंडे और पुजारी सरकार के खिलाफ हो गए, बीजेपी के खिलाफ आंदोलन चलाने लगे। नतीजा हुआ कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और बीजेपी की सरकार उत्तराखंड के पंडे पुजारियों और मंदिर और मठों में काबिज लोगों के सामने समर्पण कर दी। इतना ही नहीं हुआ, उस समय के मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, एक नहीं दो मुख्यमंत्री बदले गए और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ और वहाँ फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर गई। तो निर्णय तो अलग अलग वक्त में अलग अलग राज्य सरकारों ने भी इस तरह के लिए थे, लेकिन सरकारों ने किन्हीं कारणों से इस तरह के फैसलों को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया, या हम कह सकते हैं कि लागू करने में विफल रही। नीतीश कुमार ने अपने इस फैसले के पक्ष में 1950 के वक्त में बने कानून का हवाला दिया है। नीतीश कुमार का दावा है कि जो मंदिर और मठों के संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने का निर्णय सरकार ने लिया है वह नया नहीं है, यह देश में 1950 में बना हुआ कानून है। नीतीश की सरकार उसी कानून के तहत ये सर्वे कराने जा रही है। तो अब देखना है कि इस फैसले का भी बिहार की राजनीति में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ही साझी सरकार के इस फैसले को किस तरह से जस्टिफाई करती है, लेकिन विपक्ष की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और नीतीश सरकार के लिए इस फैसले को लेके जनता में एक जन आंदोलन खड़ा किया जाए और जनता को नीतीश सरकार के इस फैसले के खिलाफ तैयार किया। तो ये दो ऐसे फैसले हैं नीतीश कुमार के जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करना जरूरी है। इसके अलावा अभी 15 अगस्त को नीतीश कुमार ने एक और ट्रम्प कार्ड चला है। उन्होंने ऐलान किया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में 10 लाख और लोगों को नौकरी दी जाएगी। उनका ये भी कहना है कि अब तक 24 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। तो अगर 10 लाख लोगों को नौकरी देने का टारगेट पूरा हो जाता है और नीतीश कुमार के दावों पर भरोसा किया जाए तो 2025 के पहले बिहार में लगभग 34-35 लाख बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी। जब पिछला विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था।
तेजस्वी यादव ने रोजगार को ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना के विधानसभा के चुनाव में कामयाबी हासिल की थी। और जब उनको नीतीश के साथ मिलके साझा सरकार चलाने का मौका मिला तो तेजस्वी यादव ने बेरोजगारों को नौकरी देने का अपना जो चुनावी वायदा था उसको पूरा किया। नीतीश कुमार इस बात को समझ गए हैं कि इस समय जिस तेजी से बेरोजगारी और महंगाई देश में बढ़ रही है उससे बिहार अछूता नहीं है। बिहार तो पहले से ही आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के कतार में खड़ा है। ऐसी स्थिति में अगर 2025 के चुनाव में जाना है तो बेरोजगारी जैसे बर्निंग इशू को एड्रेस किए बगैर सत्ता में वापसी की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए नीतीश कुमार ने एक बार फिर रोजगार मुहैया कराने का एक ट्रम्प कार्ड खेला है। 15 अगस्त को अपने झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में, और उन्होंने दावा किया है कि 2025 के चुनाव के पहले 10 लाख लोगों को बिहार में नौकरी दे दी जाएगी। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले थे जिसके बारे में चर्चा करना, और नीतीश कुमार की जो गुड गवर्नेंस की फिलॉसफी रही है जिसके चलते वे चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हों तो या आरजेडी के साथ रहे हों, अपने वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने में पिछले 15 साल से कामयाब रहे हैं, उसका विस्तार से आप लोगों के साथ साझा करना मुझे लगा कि बहुत आवश्यक है। ये नीतीश कुमार की ही काबिलियत का नतीजा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रहते हैं, और जब वे लालू की पार्टी के साथ अलायंस करते हैं तो वे अपने अति पिछड़े और अपने अति दलित वोट बैंक को भी अपने साथ बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो एज ए पॉलिटिशियन, एज ए राजनीतिक पैंतरेबाज या राजनीतिक सौदेबाज के रूप में भी नीतीश कुमार अपने विरोधियों पर भारी पड़ते हैं जहां तक बिहार की राजनीति का सवाल है। और गवर्नेंस के मामले में भी अगर देखा जाए तो बिहार में कम से कम नीतीश की छवि एक साफ सुथरे बेदाग मुख्यमंत्री की रही, बावजूद इसके कि वे दर्जनों बार अपने अलायंस बनाए हैं और तोड़े हैं, सत्ता की अदला बदली किए हैं, लेकिन उनकी छवि पर कोई बट्टा नहीं लगा है। इसलिए जब अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने इंडिया अलायंस छोड़ के, आरजेडी छोड़ के बीजेपी का दामन फिर थामा था, तो लग रहा था कि लोकसभा के चुनाव में नीतीश की पार्टी को इससे नुकसान होगा, लेकिन वे सारे अनुमान गलत साबित हुए और लोकसभा के चुनाव में एक बार फिर नीतीश की पार्टी को उतनी ही सीटें लगभग मिली जितनी कि उसके पहले मिली थी जब वे बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। नमस्कार, धन्यवाद।